नमस्कार, न्यूज एट 10 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राजस्थान के पाली में आज तड़के बांद्रा से जोधपुर जा रही सूर्य नगरी एक्सप्रेस ट्रेन के कई डब्बे पटरी से उतरे। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। रेल मंत्री तड़के 4 बजे से ही हालात पर बनाए हुए हैं नजर। नए साल के आगमन के साथ ही उत्तर भारत में शीतलहर हुई तेज। कई जगहों पर घने कोहरे की चादर। वहीं कल से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में फिर से ठंड बढ़ने की संभावना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज महाराष्ट्र दौरे पर। नड्डा चंद्रपुर और औरंगाबाद में धार्मिक और पार्टी कार्यक्रमों में होंगे शामिल। ऑस्ट्रिया यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज वियना में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ करेंगे प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता। बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। दिसंबर 2022 में जीएसटी कलेक्शन पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 15% अधिक, कुल 1.49 लाख करोड़ रुपए रहा जीएसटी संग्रह। लुला डी सिल्वा ने तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में ली शपथ। अपने पहले भाषण में लुला ने अपने पूर्ववर्ती की नीतियों की निंदा करते हुए देश के पुनर्निर्माण का लिया संकल्प। शुरुआत राजस्थान में हुई हादसे के साथ। राजस्थान के पाली में रेल हादसा हुआ है। बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्य नगरी एक्सप्रेस ट्रेन आज तड़के 3:27 पर डीरेल हो गई। हादसे में ट्रेन के 13 डिब्बे प्रभावित हुए हैं। यह हादसा जोधपुर मंडल के रजकियावास बोमदरा सेक्शन के बीच हुआ है। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ कप्तान शशि किरण ने बताया कि रेलवे ने जोधपुर से एक दुर्घटना राहत ट्रेन भेजी है। साथ ही कंट्रोल रूम से भी इसकी लगातार निगरानी की जा रही है। प्रभावित यात्रियों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए बसों का प्रबंध किया गया है। हादसे के कारण रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। साथ ही कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद तड़के 4 बजे से ही हालात पर बारीकी नजर बनाए हुए हैं। और इस सब के अलावा यात्रियों और संबंधित परिवार के सदस्यों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। जोधपुर के लिए नंबर है 0291 2654 979। दूसरा नंबर है 0291 2654 993। तीसरा नंबर 0291 2624 125। चौथा नंबर 0291 2431 646। और पाली मारवाड़ के लिए नंबर है 0293 225 0324। यात्री और संबंधित परिवार 138 और 1072 पर भी संपर्क कर जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इस पूरे मामले पर उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ का क्या कुछ कहना है, आइए वो सुनते हैं। गाड़ी संख्या 12480 सूर्य नगरी एक्सप्रेस जो कि मारवाड़ से जोधपुर के मध्य जा रही थी, उसका राजकीयवास और बोमदरा के बीच में अवपतन हो गया है। इस अवपतन के फलस्वरूप लगभग 11 कोच प्रभावित हुए हैं, लेकिन कोई जनहानि की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। उच्चाधिकारी जो है घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और कंट्रोल से भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। डीआरएम, एडीआरएम, मंडल रेल प्रबंधक वगैरह जो है उच्चाधिकारी मंडल के वो राहत गाड़ी के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और कंट्रोल से भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो प्रभावित यात्री हैं, उन जो फंसे हुए हैं वहां पे, उनके लिए बसेस का इंतजाम किया गया है ताकि उनको गंतव्य स्थान पर ले जा सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ
फोन लाइन पे मौजूद है। अभिषेक, क्या कुछ ताज़ा अपडेट आपको मिल पा रहा है? हमारे साथ न्यूज़ रूम से इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? जैसा कि ये कहा गया, अच्छी बात है कि किसी जान माल का नुकसान की तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन जो ट्रेन यातायात है उस पर कुछ असर पड़ा है। बिल्कुल असीम, देखिए तकरीबन 1050 के आसपास जो थे यात्री इस ट्रेन के अंदर सवार थे और 25 बोगियों का ये ट्रेन था जो कि बांद्रा टर्मिनस से जोधपुर के लिए जा रही थी। और सुबह तकरीबन 3:30 बजे के आसपास ये जो है घटना होती है, जिसमें कि 13 बोगियाँ जो है पीछे इस ट्रेन के सूर्यनगरी एक्सप्रेस की जो पीछे की 13 बोगियाँ है वो डिरेल हो जाती है। जो 10 बोगी है उनका जो डिरेलमेंट है वो सिर्फ पटरियों से उतरती है, और लेकिन जो पीछे के सबसे 3 जो बोगियाँ है वो जो है वो ज़्यादा प्रभावित होती है। वो पटरी से उतरने के बाद 90 डिग्री के जो एंगल पे जो है वो घूम जाती है, और उसमें बैठे हुए जो कुछ यात्री हैं उनमें से 15 से 18 यात्री जो है उनको मामूली चोट आता है, जिन्हें तुरंत जो है रेलवे की ओर से वहाँ के जो अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वहाँ पर उनको लेके जाया गया और प्राथमिक उपचार उनको दिया गया। और जैसे रेलवे के अधिकारी बता रहे हैं कि किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं है, किसी को हल्का हाथ में चोट है, किसी को सर में हल्का चोट है, तो कोई भी यात्री जो है वो गंभीर रूप से घायल नहीं है और जान माल की कोई क्षति नहीं हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि, और इसके साथ साथ जो है उन जो बचे हुए यात्री थे, जो उनमें से 500 यात्रियों को जो ट्रेन का फ्रंट पोर्शन होता है इंजन के साथ, जो 9 बोगियाँ जो डिरेल नहीं हुई थी उनके साथ उन्हें अविलंब जो है घटना के बाद सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास जो है उन्हें वहाँ से मूव कर दिया जाता है जोधपुर के लिए, पैसेंजर्स को उनके गंतव्य स्थल के लिए। और जो बाकी जो डिरेल हुई थी जो बोगियाँ, उनके जो पैसेंजर्स थे उनके लिए बसों का इंतजाम किया गया। तकरीबन 7 से 8 बस में उनको जो है वहाँ से जोधपुर के लिए रवाना किया गया। और जो परिजन है कोई घबराए नहीं, इसके लिए तमाम जो हेल्पलाइन नंबर है रेलवे की ओर से वो जारी किया गया। हेल्प डेस्क बनाया गया पाली स्टेशन पर, इसके अलावा जो है जोधपुर स्टेशन पर वहाँ पे हेल्प डेस्क पर जो परिजन आ सके वो अपने अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो उन्हें वो मिल सकता है कि बस से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उनके इन सब चीज़ की व्यवस्था की गई। साथ साथ जो राहत और बचाव की जो एक स्पेशल ट्रेन चलती है, कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है तो इसको लेकर के, तो आप ये देखिए कि वो जिसके साथ जो रेलवे के उच्च अधिकारी है, DRM, ADRM, क्योंकि ये जो है आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंदर आता है, उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंदर आता है, उसके जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो सभी घटनास्थल पर सभी के सभी पहुंच चुके हैं और वहाँ का स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं कि क्या हुआ है। और जो घायल जो यात्री थे उनको भी जो है उनमें से धीरे धीरे करके उनको भी उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो असर है कि किस कारण से हुआ है ये जो डिरेलमेंट हुआ है, इसकी जांच जो है अभी होनी बाकी है, इसके भी आदेश दे दिए गए हैं। और रेल मंत्री लगातार जैसे ही उनको ये सूचना मिली सुबह 4 बजे से, वो लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी अधिकारी हैं उनसे घटनास्थल पे जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनके साथ वो लगातार की, और किस तरीके से यात्रियों को जो है हेल्प पहुंचाई जा सके, चाहे हेल्पलाइन नंबर के जरिए उनके खान पान की व्यवस्था को लेकर के, उनको ठंड में उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था की जाए, इन सब को पे काफ़ी सुबह से ही वो नज़र बनाए हुए हैं और यात्रियों के लिए जो भी व्यवस्था है उसको वो देख रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी असीम जो है बिजी रूट है। अगर हम कहें कि तमिलनाडु से, चेन्नई से, कोयम्बटूर से ज़्यादातर गाड़ियां जो है इसी रूट होकर के आती है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें, पुणे की बात करें, हम मुंबई की बात करें, कोल्हापुर की बात करें, तो ये सारे रूट की जो गाड़ियाँ हैं इस रूट को होके आती है। तो ऐसे में जब तक कि इस रूट को क्लियर नहीं किया जाएगा, जो डिरेलमेंट है उसको जब तक कि क्लियर नहीं किया जाएगा, तब तक जो पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं उनको आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो ऐसे में उन्हें जो है डाइवर्ट किया गया है। तकरीबन 12 ट्रेन को जो पीछे से आ रही है उनको डाइवर्ट किया गया है, 2 ट्रेन को कैंसिल भी किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि इस दुर्घटना की वजह चाहे जो भी हो, चाहे कोहरा रहा हो, कोई तकनीकी खामी हो या कोई बाहरी कड़ी हो, किसी तरह का कोई जान माल का जो है वो नुकसान नहीं हुआ है और यात्रियों को उनके गंतव्य तक जो है वो पहुंचाया जा रहा है। अभिषेक, चूंकि आप इन मामलों को बहुत ही करीबी से देखते हैं और समझते हैं, कवर करते आ रहे हैं, हमने देखा कि बीते वर्षों में जब से रेलवे ने आधुनिक तकनीक को अपनाया है तब से इस तरह की दुर्घटनाएं या किसी भी तरह की दुर्घटनाएं रेलवे में बहुत कम पेश आ रही हैं। बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। आप रेलवे को काफ़ी दिनों से कवर करते आ रहे हैं, आपकी नज़र में किस तरह की तकनीकी खामी या फिर और किस तरह से तकनीकी तौर पर रेलवे को सक्षम होने की नए साल में ज़रूरत है? बिल्कुल, अगर पिछले दशकों की हम बात करें, पिछले
5-7 साल पहले की बात करें तो उसमें और अब में अगर आप देखेंगे तो रेल दुर्घटनाओं में काफ़ी कमी आई है असीम। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो दशकों से रेल लाइन के ऊपर जो ट्रैफिक तो बढ़ता जा रहा था, रेलगाड़ियाँ तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनके मेंटेनेंस पे कभी ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था। खासतौर पर कोविड के टाइम पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलो, रेलवे ने इसका काफ़ी इस पर जोर दिया और जो मेंटेनेंस का काम है इस 2 साल के अंदर पे उस पर काफ़ी फोकस किया। यही कारण है कि आप देखेंगे कि कई नई पटरियां बिछाने के साथ साथ जो डबलिंग ऑफ लाइन है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है या फिर मेंटेनेंस का काम है, जो मानव रहित क्रॉसिंग है उन वहाँ पर जो एफओबी बनाने का काम है, आरओबी बनाने का काम है, उस पर काफ़ी फोकस दिया गया ताकि जो दुर्घटना है वो कम हो सके। कई बार आप देखते थे कि आरओबी ना होने की वजह से जो है वो रेलगाड़ियों के द्वारा जो है अमूमन गाड़ियों से टक्कर हो जाने के कारण भी बड़ी जो है घटना होती थी, लेकिन अब इन पर काफ़ी अंकुश लगाया गया है। और रेलवे अभी जो फिलहाल पिछले 10-12 दिनों से जिस तरीके से कोहरे का असर पूरे उत्तर भारत में भी आप देख रहे हैं, तो उसको लेकर के भी रेलवे काफ़ी एहतियात बरत रहा है। रेलवे का कहना है कि दुर्घटना से देर भली, सेफ्टी हमारे लिए प्रायोरिटी होगी यात्रियों की, ताकि यात्री भले देर से पहुंचे लेकिन सुरक्षित अपने घर पहुंचे। और इस घटना को भी अगर आप इससे जोड़ के देखेंगे असीम, तो आप ये देखेंगे कि अगर ट्रेन की गति जो थी वो काफ़ी कम थी, अगर यही ट्रेन की गति बहुत तेज़ होती तो एक बड़ा भयावह दुर्घटना हो सकता था। लेकिन जिस तरीके से ये दुर्घटना हुई है उसमें देखेंगे कि जो 10 बोगी है वो सिर्फ डिरेल हुई है, पटरी से नीचे उतरी है, और पीछे की जो 3 बोगियाँ हैं क्योंकि उनके आगे स्पेस नहीं था, अगर आप ट्रेन के इस इंजीनियरिंग को देखेंगे तो वो जो है उसके कारण जो है वो घूम जाती है। लेकिन जैसे पहले होता था कि एक के ऊपर एक बोगी चढ़ जाता था और एक बड़ा हादसा होता था, काफी जान माल का नुकसान होता था, तो वो अब जो है वो अब नहीं नजर आ रहा है। खास तौर पे इसका एक और कारण भी है कि एलएचबी कोचेज जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं, पूरे एलएचबी कोच का लक्ष्य रखा गया है कि भारत के जितने भी एक्सप्रेस ट्रेन है उन सब के अंदर जो है एलएचबी कोच लगाया जाए। तो इससे काफी सावधानियां जिस तरीके से रेलवे बरत रही है, नई तकनीक को जिस तरीके से रेलवे अपना रही है, तो पिछले वर्षों की तुलना में कहीं ना कहीं अब काफी कम हुआ है जो रेल हादसे, उनमें काफी जो है उस पर अंकुश लगाया गया है, उस पर लगाम लगाया गया है। और आने वाले दिनों में भी सेफ्टी के और क्या क्या मेजर्स है इस पर भी रेलवे ध्यान दे रही है। एक आखिरी सवाल अभिषेक, वो ये कि इस रूट पर अभी फिलहाल स्थिति क्या है? क्या तमाम चीजों को क्लियर करके इस पे सामान्य यातायात बहाल हो गया है? नहीं असीम, देखिए अभी इस चूँकि 13 बोगियाँ जो है डिरोल हुई है, तो सबसे पहले जो है बोगियों को हटाने का काम किया जा रहा है। अभी जो क्रेन के माध्यम से हटाया जाएगा, साथ साथ उसके बाद जो ये पटरी है उसकी फिर से जो है उसकी जांच की जाएगी कि पटरी में कहाँ पर क्या दिक्कत आई है, किस वजह से ये डिरेलमेंट हुई है, इन सबको देखा जाएगा। और उसके बाद जो है पीछे से जो तकनीकी जो इंजीनियरिंग की टीम है, जो टेक्निकल टीम है, वो पूरा जाँच करेगी, हादसे की वजह की जाँच करेगी। साथ साथ इस पूरे ट्रैक को जो है दोबारा से एक बार मेंटेनेंस के लिए लिया जाएगा। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन 8 से 10 घंटा 12 घंटे का वक्त जरूर लगेगा। उसके बाद जो है इस रूट पे जो है जो भी पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी आवाजाही शुरू की जाएगी। असीम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ और बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जिनामणि ने बताया है कि राजस्थान में शीतलहर जारी रहेगी। दिल्ली में कल से तापमान गिरने और शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। जिनामणि ने कहा है कि बिहार और यूपी समेत देश के उत्तरी हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी में आज हल्का कोहरा देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज के लिए राष्ट्रीय राजधानी में हल्के कोहरे और उसके बाद साफ आसमान रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी घट गई है, जिसकी वजह से दर्जनों ट्रेनें लेट चल रही हैं। ट्रेनों को लेट होने से लोगों को स्टेशनों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उड़ान सेवाओं पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। और वहीं मध्य प्रदेश में भी शीतलहर कहर ढा रही है। उत्तर में हुई बर्फबारी का असर, यानी पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर प्रदेश पर पड़ने लगा है। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं ने दिन और रात का पारा तेजी से गिरा दिया है। प्रदेश में सबसे ठंडा दतिया रहा। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन मौसम ऐसा ही रहेगा, तापमान में और भी गिरावट हो सकती है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट कहती है कि बीते 24 घंटों में प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। ग्वालियर में शीतल दिन और दतिया में तीव्र शीतल दिन रहा। दतिया, रायसेन, दामोह, ग्वालियर, खजुराहो, सागर और भोपाल में मध्यम कोहरा छाया रहा।
वहीं पूरे यूपी में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। घने कोहरे और शीतलहर की वजह से कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, तो वहीं कई जिलों में प्रशासन ने स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसी क्रम में शीतलहर को देखते हुए राजधानी लखनऊ में क्लास 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में पढ़ाई 2 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद है। हमारे साथ आशुतोष शुक्ला हैं जो कि लखनऊ से मौजूद हैं, और साथ ही साथ अजीत द्विवेदी है जो कि भोपाल से मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे दोनों सहयोगियों को टीवी स्क्रीन पे। आशुतोष, आप कुछ कांपते हुए हमें नजर आ रहे हैं, इसका मतलब कि काफी ज्यादा ठंड लखनऊ में इस वक्त है। क्या कुछ ताजा स्थिति है? देखिए असीम, हम ही नहीं कांप रहे हैं बल्कि पूरा प्रदेश कांप रहा है। शीतलहर का जो प्रकोप है वो नए साल के आगाज के साथ ही जो शुरू हुआ है, निश्चित रूप से पूरा प्रदेश जो है उससे उसका जो जनजीवन है पूरे प्रदेश का वो प्रभावित हुआ है। रेल यातायात प्रभावित हुआ है, वायु से की यात्रा भी प्रभावित हुई है, सड़क यात्रा भी प्रभावित हुई है। तमाम सारी जगह पर जो है कोहरे के चलते जो है तमाम सारे एक्सीडेंट की भी खबरें जो है आ रही हैं। तो निश्चित रूप से जो शीतलहर का जो इंतजार था उत्तर प्रदेश को दिसंबर महीने में, वो शीतलहर जो है कहीं न कहीं निकल करके अब जनवरी की शुरुआत में आई है। ये कहीं न कहीं जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हो रहा है कि जो अनुमानित समय पहले हुआ करता था, उस अनुमानित समय के बाद जो है शीतलहर हो चाहे बारिश हो, उसका प्रकोप शुरू होता है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज से पूरा उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं ठिठुरा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कई जिलों में शीतलहर और ठंड का और कोहरे का प्रकोप ज़्यादा है, वहाँ पर स्कूल बंद किए गए हैं। जहाँ पर अभी जैसे राजधानी है, राजधानी में भी जो है एक कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के स्कूलों में के समय में परिवर्तन किया गया है। तो निश्चित रूप से अभी जो मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक स्थिति यही बनी रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो हिमालय पर बर्फबारी हुई है, पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, उस बर्फबारी का असर और पछुआ हवाएं जो हैं जो उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को कंपा करके रख दिया है, ठिठुरा करके रख दिया है और जनजीवन को अस्त व्यस्त किया है। असीम। आशुतोष, इसका इफेक्ट, इसका असर सड़क यातायात, रेल यातायात, हवा यातायात पर आप कितना देख पा रहे हैं? बिल्कुल, रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जो ट्रेनें जो है, अगर हम बात करें तो चारबाग रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेनें वीआईपी ट्रेनें थी जो एकदम समय से चलती थी, वो 6-6 घंटे लेट हैं। इसके अलावा भी तमाम सारी ट्रेनें जो है लेट चल रही हैं और कोहरे के कारण जो है हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने के नाते लोगों की गति धीमी हुई है और उसके साथ दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं। असीम। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अब अजीत का रुख करेंगे। अजीत इस वक्त हमारे साथ भोपाल से मौजूद हैं। अजीत, मध्य प्रदेश का क्या कुछ हाल है? जैसा कि हमने कहा अपने दर्शकों को कि बहुत सारे ज़िले, सागर की बात हो जाए, दामोह की बात हो जाए, इन तमाम ज़िलों में बहुत ज़्यादा ठंड देखी जा रही है। क्या कुछ ताज़ा अपडेट आपके पास? बिल्कुल असीम, देखिए जिस तरीके से उत्तर भारत में पारा गिरा है उसका असर जो है मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। और उत्तर भारत में, या हम करें पहाड़ों पे जो बर्फबारी हुई है, जो वहां पर शीतलहर चल रही है उत्तर भारत के इलाकों में, उसका असर मध्य प्रदेश के मौसम में खासतौर पर हमेशा पड़ता रहा है। और मध्य प्रदेश का जो मौसम है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, उससे हमेशा प्रभावित होती रही है। और हालांकि जिस तरीके से उत्तर भारत में मौसम बदला है, उसका असर सीधा मध्य प्रदेश में पड़ा है। और मध्य प्रदेश में भी शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। 1 जनवरी से ही ये मौसम तुरंत बदला है। और उसके बाद से मध्य प्रदेश के जो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से लगे जो इलाके हैं, खासतौर पर हम बात करें अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें, बुंदेलखंड का जो इलाका है, इसके अलावा बघेलखंड है, वहां का जो इलाका है, वहां के जो जिले हैं, वहां पर जो है काफी ज्यादा कोहरे की स्थिति बनी हुई है। शीतलहर वहां पर चल रही है। और जिस तरीके से लगातार जो है शीतलहर का प्रकोप बना हुआ, उसके कारण से जो पारा लगातार जो है गिरता जा रहा है। रात के तापमान और दिन के तापमान में काफी अंतर जो है पिछले कुछ 2-3 दिनों में आ गया है। हालांकि मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो अभी तक जो है ठंड उतनी ज्यादा नहीं पड़ी थी जितनी कि हर वर्ष पड़ती थी। अगर हम बात करें भोपाल की बात करें तो पिछले 10 वर्षों में दिसंबर जो है वो सबसे गर्म रहा भोपाल में। और 1 जनवरी से अचानक से मौसम ने करवट ली है और लगातार जो है पारा गिरता जा रहा है। अच्छी बात यह है कि सुबह
कोहरा रहता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है और धूप निकलती है वैसे वैसे कोहरा हटता जाता है और थोड़ा सा तापमान में गिरावट जो है तापमान बढ़ता है, ठंड में गिरावट आती है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो शीतलहर का प्रकोप है वो बना हुआ है, ठंडी हवाएं जो है वो चल रही हैं, उनको अभी महसूस कर सकते हैं, लेकिन सूरज के निकलने से चटक धूप होने से थोड़ा सा अंतर जो है दिन में लोगों को राहत मिलती है ठंड से। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि ऐसी स्थिति अब बनी रहेगी। हालांकि 5 से 6 जनवरी के बीच में मध्य प्रदेश में कई जगहों पर उन्होंने मौसम विभाग ने बारिश होने के आसार जताए हैं, जिसको कि मावठा कहते हैं, और ये बारिश कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होती है इस समय की जो फसलें हैं सीजन की फसलों के लिए, और किसानों के लिए काफी एक खुशी की बात है कि अब ठंड जो है वो आना शुरू हो गई है और बारिश की भी जो है संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि यातायात जो है प्रभावित हुआ है कोहरे के कारण और ठंड के कारण, और जिस तरीके से रेल की बात करें, सड़क की बात करें, वायुयान की बात करें तो वो प्रभावित हुए हैं। उत्तर भारत से आने वाली जो ट्रेनें हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई हैं, लेट हुई हैं, क्योंकि उत्तर भारत में जब कोहरा बहुत ज्यादा रहता है, जब वो मध्य प्रदेश में आती हैं तो भले यहाँ उतना ज्यादा कोहरा नहीं रहता है या दिन होते ही कोहरा छटने लगता है, लेकिन ट्रेनों पे काफी ज्यादा प्रभाव जो है मध्य प्रदेश में आने वाली या मध्य प्रदेश से गुजरने वाली जो ट्रेनें हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है मध्य में है तो बहुत सारी ट्रेनें जो है वो मध्य प्रदेश से होकर दक्षिण की तरफ जाती हैं, तो उत्तर भारत से आने वाली ट्रेनें जो है वो प्रभावित हो रही हैं। इसके अलावा जो सड़क मार्ग है जो वो भी प्रभावित हो रहा है, जो कि कोहरा बहुत ज्यादा है, जिस कारण से जो रफ्तार जो है वो धीमी हो गई है और लोगों ने खुद जो है अपनी रफ्तार कम कर ली है। कई लोगों ने तो अपनी यात्राएं भी जो है वो कैंसिल कर दी है मौसम को देखते हुए। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें तो उज्जैन जो है वहां पर भी काफी पारा वहां पर गिरा हुआ है। इसके अलावा भिंड है, दतिया में सीवियर कोल्ड डे था कल वहां पर, और ग्वालियर जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा था, वो कोल्ड डे था वहां पर। तो ये जो इलाके हैं वो ठंड से लगातार जो है वो वहां पर बने हुए हैं, ठंड वहां पर बनी हुई है। इसके अलावा जो खजुराहो है जो कि बस विश्व स्तर का पर्यटक स्थल है, वहां पर भी जो है पारा गिरा हुआ है। तो कुछ ऐसे स्थान है, हम बात करें मालवा के जो अधिकांश इलाके हैं वहां पर भी लगातार पारा गिरता जा रहा है, और शीतलहर जो है वो जब चलना शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को शीतलहर ने अपनी आगोश में ले लिया है, और इस कारण से मध्य प्रदेश के 10 से ज्यादा जो जिले हैं वहां पर पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर चुका है, जिस कारण से ठंड जो है अब लोगों को असल में महसूस होना शुरू हुई है, जो कि लोगों को भी ठंड का इंतजार था। लेकिन ठंड के साथ साथ जो है कई समस्याएं भी शुरू हो गई हैं, जो बेघर लोग हैं उनको समस्याएं हो रही हैं, उनको शेल्टर की जरूरत है, इस कारण से सरकार ने जो तमाम जो रैन बसेरे हैं वहां पर उनकी व्यवस्था की है, अलाव की व्यवस्थाएं की है, जिला प्रशासन ने, तमाम स्वयंसेवी संगठन है वो भी जो है लोगों को राहत देने के लिए जुट गए हैं, गर्म कपड़े बांटे जा रहे हैं, कंबल बांटे जा रहे हैं, और जो शेल्टर होम्स हैं, जो रैन बसेरे हैं वहां की व्यवस्थाएं चुस्त रूप से की जा रही है, जिससे कि जो बेघर लोग हैं या जो राहगीर लोग हैं जो वहां पर रहते हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि ऐसी स्थिति बनी रहेगी और 5-6 जनवरी को मध्य प्रदेश में जबलपुर संभाग जो है वहां से बारिश का दौर शुरू हो सकता है, और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जो है ठंड के मौसम की जो बारिश से मावठा है वो गिर सकता है। बिल्कुल अजीत, आपने बहुत विस्तार से हमें बताया, लेकिन एक बात और हम जानना चाहेंगे कि ये जो मौसम है, जो ठंड है, हालांकि देर से पूरे उत्तर भारत में दस्तक दी है ठंड ने, इसका जो इफेक्ट है, जो असर है वो खेती बाड़ी पे कैसा देखा जा रहा है? जो किसान हैं उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसे किसानों के चेहरे तो खिल गए हैं, क्योंकि इस मौसम में जो सीजन की फसलें होती है, गेहूं की बात करें, दलहनों की बात करें, तो उनके लिए ठंड की बहुत आवश्यकता होती है, और ठंड से ही कहीं ना कहीं फसल की जो ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है। इसके अलावा हम बात करें, देखिए ठंड और पाले में अंतर है। बहुत ज्यादा जब ठंड पड़ती है या पाले की स्थिति बनती है तो फसलों को नुकसान होता है, लेकिन ठंड जो है वो भी बहुत जरूरी है इस मौसम में फसलों के लिए। और अब जैसे कि ठंड बढ़ना शुरू हो गई है तो किसानों ने राहत की सांस ली है। किसानों के जो माथे पे चिंता की लगी थी कि ठंड नहीं पड़ रही है इस बार तो फसलों पे इसका प्रभाव पड़ सकता है, वो कहीं ना कहीं खुशी में बदल गया है। जब मौसम विभाग ने कहा है कि अब मावठा जो है वो भी गिर सकता है, यानी कि बारिश भी हो सकती है अगले 1 हफ्ते के अंदर, तो वो भी किसानों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि देखिए सिंचाई करनी पड़ती है और इस मौसम में जो ये बारिश होती है ये कहीं ना कहीं जो फसल होती है इस सीजन की उसके लिए अमृत का काम करती है। और ये हर वर्ष जो है किसानों को इंतजार रहता है कि जो ठंड की जो बारिश, जो मावठा है वो गिरेगा तो कहीं ना कहीं उनकी फसल में जो उत्पादकता है वो बढ़ती है। और ये मालवा का जो क्षेत्र है जो कि बहुत उर्वरक क्षेत्र है, वहां के किसान और खासकर बुंदेलखंड के किसान, ये तमाम जो एरिया है वहां पर तरह तरह की फसलें वहां पर बोई जाती है, गेहूं से लेकर दलहन तिलहन सब फसलें इसी सीजन में बोई जाती है। तो इस सीजन में ठंड पड़ना
और बारिश होना, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। हालांकि लोगों को लगता होगा कि बारिश इस सीजन में होती कहीं ना कहीं ठंड बढ़ाती है या लोगों की समस्याएं पैदा होती है, लेकिन किसानों के लिए बहुत जरूरी है, फसलों के लिए बहुत जरूरी है कि इस मौसम में ठंड पड़े और बारिश हो। और किसानों को बहुत इस समय खुशी है कि इस ठंड का प्रकोप जो है वो शुरू हो गया, ठंड पड़ना शुरू हो गई है। और मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश भी कुछ दिनों में हो सकती है, जिससे किसानों को उम्मीद है कि इस बार जो फसलें जो है वो अच्छी होंगी। हालांकि पाला जैसी जी अजीत, एक आखिरी सवाल अजीत मैं आपसे लेना चाहूंगा, वो ये कि एक आखिरी सवाल आपसे अजीत की शैक्षणिक संस्थानों को लेकर क्या कुछ स्थिति है बच्चों को, जो कि बच्चों के लिहाज से काफी मुश्किल भरा वक्त, तो शैक्षणिक संस्थानों का क्या हाल है? देखिए, मध्य प्रदेश में हालांकि दिसंबर में ही शैक्षणिक संस्थानों के लिए आदेश जारी कर दिए गए थे कि जो छोटे बच्चों के स्कूल है जो उनको जो है 9 बजे के बाद लगाया जाए, तो वो प्रैक्टिस पहले से ही शुरू हो गई है। हालांकि अभी जो है कोई ऐसा कोई विशेष अलग से आदेश जारी नहीं किया गया है, जबकि शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। तो लेकिन जो प्राइमरी तक के बच्चे थे उनके लिए पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी स्कूलों को कि वो जो है बहुत सुबह बच्चों को ना बुलाएं स्कूल में, और 9 बजे के बाद ही जो है ऐसे बच्चों का स्कूल लगे। तो ऐसे बच्चों के लिए पहले से ही व्यवस्था है, तो हम देख सकते हैं कोई बहुत ज्यादा प्रभाव जो है नहीं पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि 1-2 दिन में मौसम को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दे प्रदेश सरकार या स्थानीय प्रशासन, जहां जहां पर ज्यादा समस्याएं हैं ठंड की वहां पर। हालांकि जो मध्य प्रदेश के जो ये उत्तरी जो जिले हैं, जैसे हम बात करें ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें, यहाँ पर जो है स्थानीय प्रशासन ने अपने लेवल पे फैसले लिए हैं। वहां पर जिन जिलों में ज्यादा समस्याएं हैं, ज्यादा ठंड है, वहां पर स्थानीय प्रशासन जो है अपने हिसाब से फैसले लेता है और वहां पर कोल्ड डे घोषित करके वहां पर छुट्टी कर देता है। लेकिन अगर हम भोपाल की बात करें, राजधानी भोपाल, इंदौर, ऐसे यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और यहाँ पर जो है छोटे बच्चों के स्कूल जो है उनको सुबह नहीं लगाया जा रहा है, 9 बजे के बाद लगाया जा रहा है। बाकी जो है जो क्लासेस हैं, जो स्कूल्स हैं, जो संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है, वो पहले की तरह ही अभी चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को भोपाल से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे दूसरी अहम खबरों की, बात करेंगे कोविड की। बीते 4 दिनों से कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। औसतन 200 से ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने भी कोविड की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई है। 6 देशों से आने वाले यात्रियों की एयर सुविधा पोर्टल पर RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट डालना जरूरी कर दिया गया है। रैंडम सैंपलिंग में अब तक 50 लोग संक्रमित पाए गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी, जो कि लगातार इस पूरे मामले को, जब से कोरोना महामारी का विस्फोट हुआ है पूरे विश्व में, तब से लगातार इसको कवर करते आ रहे हैं, नितेंद्र सिंह को आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे। नितेंद्र, आपका स्वागत है न्यूज़ एट 10 में। और सबसे पहले आप ही के जरिए हम जानना चाहेंगे, इस वक्त कोविड को लेकर क्या हालात हैं, भारत में कैसी स्थिति है? देखिए असीम, अभी कोविड की बात करें तो पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं कि औसतन 200 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तो पहले, जबकि 1 हफ्ता पहले 150 ये मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जो सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाई है और कई जगह टेस्टिंग करना जरूरी हो गया है, ऐसे में ये केस एक सर्ज की तरफ दिखता नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो 1 तारीख से जो 6 देश हैं, जापान हुआ, चीन हुआ, हांगकांग, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया से आने वाले जो यात्री हैं, उनको आने से पहले 72 घंटा पहले RT-PCR निगेटिव टेस्ट को एयर सेवा सुविधा जो पोर्टल है उस पे अपनी रिपोर्ट अपलोड करनी होगी, तभी वो फ्लाइट पे चढ़ पाएंगे। तो ये सब प्रिकॉशन इसलिए लिया जा रहा है कि जो देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा मामला न आ पाए। और यही वजह है कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा ने एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, और जो प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए थे बैठक में, उसके बाद उसका किस तरीके से अनुपालन हो रहा है उसके लेकर के समीक्षा किया था उन्होंने। और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने उनको बताया था कि इस तरीके से जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, कैसे एयरपोर्ट पे सर्विलेंस किया जा रहा है, राज्यों को अलर्ट पे रखा गया है, और जिस तरीके से मॉक ड्रिल किया गया था, उस मॉक ड्रिल के क्या नतीजे रहे, कितने हॉस्पिटल उसमें शामिल हुए थे, तमाम चीजों से उनको अवगत कराया गया। और ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये विजिलेंट रहने के लिए सभी राज्यों से कहा है कि वो सतर्कता बरते, क्योंकि देखा हमने कि कल नए साल में
लोग काफी एक जगह इकट्ठे हुए थे, काफी भीड़ थी, कई लोग मास्क नहीं पहने हुए थे। तो ये चुनौती आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी कि क्या इसका असर रहा, और 10 दिन बाद ये पता चल पाएगा कितना संक्रमण फैला है। तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में भी बहुत ही सतर्कता बरतनी है। असीम, जो प्रोटोकॉल है कोविड का, उसको पालन करना बहुत जरूरी है, जिसमें 2 गज की दूरी, भीड़ भाड़ में जाने से बचना और मास्क लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी भी जो नितेंद्र पॉजिटिविटी रेट है भारत में वो बहुत ही कम है, बावजूद इसके जो मामले हैं वो आ रहे हैं, पॉजिटिव के मामले लगातार आ रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी बिल्कुल, देखिए पॉजिटिविटी रेट बहुत कम है, लेकिन चूंकि ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय का अनुमान है कि अगला जो 40 दिन है, 30 से 40 दिन, खासतौर पे जनवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिहाज से, क्योंकि हमने देखा है कि चाइना से होते हुए जब बाकी दूसरे देशों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो भारत आते आते 25 से 35 दिन तक का वक्त लगता है। और ऐसे में जैसा हमने देखा कल की नए साल में मंदिरों में या बाकी जगहों पे जो टूरिस्ट स्पॉट है, काफी भीड़ थी लोगों में, लोगों के जश्न मनाने के कारण। तो ऐसे अनुमान एक लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इससे संक्रमण बढ़े, और इस वजह से एहतियात बहुत जरूरी है। तो अभी तो पॉजिटिविटी रेट कम है, लेकिन अगला 10 दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखने को मिलेगा कि कितना पॉजिटिविटी रेट बढ़ा, किन किन राज्यों में केस बढ़ा, किन किन डिस्ट्रिक्ट में केस बढ़ा है, तो वो देखना अभी जरूरी है। और स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर लगातार निगरानी रखे हुए है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है असीम की, हम सब की जिम्मेदारी है कि अगर मामले ना बढ़े तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके लिए अच्छा है। ऐसे में हमें सावधानी बरतनी है, प्रोटोकॉल का पालन करना। नितेंद्र, ऐसे में लोग बहुत बेसब्री से नेजल वैक्सीन का भी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, नेजल वैक्सीन इस महीने के आखिर में, यानी जनवरी के आखिरी महीने में आ जाएगा। जो कोविन है, कोविन पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उसको आने में थोड़ा वक्त लगेगा। महीने के आखिरी हफ्ते में ये निजी अस्पतालों में आएगा। करीब करीब 1000 से 1200 के आसपास इसका कॉस्ट होगा डोज का। तो इंतजार करीब करीब खत्म है, बस 15-20 दिन की बात है, और नेजल वैक्सीन जरूर आप। लेकिन नितिन, तब तक तो लोग प्रिकॉशन डोज तो ले ही सकते हैं। जी बिल्कुल, प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमने देखा है कि सिर्फ 27-28% लोगों ने ही प्रिकॉशन डोज लिया है। खासतौर पे जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, उनमें से 60% अभी लोगों ने प्रिकॉशन डोज नहीं लिया। तो ऐसे लोग जरूर प्रिकॉशन डोज लगा ले, क्योंकि हमने देखा कि आज भी एक स्टडी आई है, नेचर में स्टडी छपी है कि जिन्होंने प्रिकॉशन डोज लगाया है वो काफी बीमारी से एक महफूज रहे हैं, और उनका जो बीमारी की गंभीरता कम से कम हुई है, अस्पतालों में भर्ती होने की संभावना कम से कम रही है, और मृत्यु से भी वैक्सीन ने बचाया है। इसलिए प्रिकॉशन डोज लेना बहुत ही जरूरी है। नितिन, एक आखिरी सवाल की जो कोमॉर्बिड वाले लोग हैं उनके लिए आप कुछ विशेष बातें कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के जरिए? कोमॉर्बिड लोगों के लिए 2-3 बात इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि जिन्होंने अभी प्रिकॉशन डोज नहीं लिया वो कृपया जरूर लगा ले। साथ ही साथ वो भीड़ में जाने से बचे, मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें, 2 गज की दूरी का जो है पालन करते रहें। खास तौर पे ऐसे व्यक्ति को भीड़ भाड़ में जाने से बचना चाहिए। यही डॉक्टर भी हिदायत करते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय का भी गाइडलाइन यही है, और हमने देखा कि 2 साल में ये चीज हमने खुद किया है, तो हमें भी इसका लाभ मालूम है। तो ऐसे लोग प्रिकॉशन डोज लें और सावधानी बरतें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी नितेंद्र भी कह रहे थे और बाकी सरकार भी कह रही है कि आप जो कोविड प्रोटोकॉल्स है वो ज़रूर अपनाइए, नहीं तो फिर मुश्किल जो हैं वो हालात हो सकते हैं। इसलिए आप ज़रूर कृपा करके आप ज़रूर जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उसका पालन कीजिए। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। पापा, ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू, ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। कुछ दूसरी अहम खबरें। ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज वियना में अपने ऑस्ट्रियाई समकक्ष अलेक्जेंडर शॉरेनबर्ग के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल वियना में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत की।
इस मौके पर जयशंकर ने कहा कि भारत ऑस्ट्रिया कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, जिसमें 2 भारतीयों के हित में होंगे। एक समझौता प्रवासन और गतिशीलता पर होगा। ये उन भारतीयों के लिए आसान होगा जो यहाँ छात्र या फिर पेशेवर के रूप में आना चाहते हैं। दूसरा समझौता वर्किंग हॉलीडे कार्यक्रम पर होगा। ये समझौता हम किसी भी देश के साथ पहली बार करने जा रहे हैं। We are going to be signing a few agreements. I think 2 of them should be of interest to the Indian community. One is an agreement on migration and mobility. We will try to make it easier for people who want to work here, who want to come here for business, who want to come here as students, who want to come here as professionals. The second agreement we will be signing is something called a working holiday program. And a working holiday program we are actually doing for the first time with any country. It will mean that students who come to Austria can actually work here for 6 months. और विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हम G20 अध्यक्षता का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लाभ के लिए करना चाहते हैं। हम निष्पक्षता और न्याय की आवाज बनना चाहते हैं। हम उन समाजों और देशों की आवाज के रूप में उभरना चाहते हैं जिनके पास एनर्जी और फूड सिक्योरिटी से संबंधित मामलों पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। We intend to use our presidency obviously for the benefit of the international community. We have a lot of ideas and thoughts, but in all of this, we also want to be a voice of fairness, of justice, of ensuring that societies and countries who would otherwise get left behind, who do not have somebody else to speak for them, that we emerge as their voice on matters like energy access and food security. डॉक्टर जयशंकर ने चीन के साथ समस्या को एक तीव्र चुनौती बताया है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद की समस्या अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इसका अधिकांश हिस्सा चीन के साथ देश की उत्तरी सीमा पर सामने आने वाली तीव्र चुनौतियों के आसपास केंद्रित है। उन्होंने वियना में बांग्लादेश के साथ संबंधों के बारे में भी बात की। There have been obviously in this period very profound changes in our national security, and a lot of that of course is centered around a more intense challenge that we face on our northern borders with China. I think most of you would be familiar with that. We continue to have of course the problem about cross-border terrorism with Pakistan, but if there is one border and one region which has dramatically improved in the last decade. और दिल्ली में जो कांझावाला में जो इंसिडेंट हुआ है उस पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। साइंटिफिक टीम और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हमने इन्वॉल्व किया हुआ है, जो कार को स्कूटी को आप अच्छे से माइन्यूटली एग्जामिन करेंगे और जो भी एविडेंस कलेक्ट करते हैं, सीक्वेंस क्या रहा, किस तरह से मूवमेंट हुई, एक्सीडेंट कैसे हुआ, टचिंग पॉइंट्स क्या थे, आउटकम क्या रहा, उन सब को हम प्रोफेशनली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने प्रोफेशनल तरीके से घटना के कुछ ही घंटों के अंदर न सिर्फ सफ़ी एक्यूज्ड को अरेस्ट किया, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को इस्टेब्लिश किया और जो एविडेंस में कलेक्ट करने थे एविडेंसेस हमें विद द हेल्प ऑफ आवर असिस्टिंग टीम, लीगल कंसल्टेंट्स, फॉरेंसिक कंसल्टेंट्स, उनको इन्वॉल्व करके प्रोफेशनली हम इसको आगे ले जा रहे हैं। सर, शुरुआती जांच में क्या कुछ ऐसी भी बात सामने आई है कि पहले से कुछ लिंक था, प्री प्लान था, या सिर्फ एक्सीडेंट है? ये एक एक्सीडेंट है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन में कहीं से बात सामने नहीं आई है कि एक्यूज्ड या विक्टिम कभी एक दूसरे को जानते थे। और जो सीन ऑफ एक्सीडेंट है वहाँ पे भी कार और स्कूटी का आमने से आते जाते टक्कर हुआ आमने सामने, और उसके बाद स्कूटी वहाँ पे गिर गई, विक्टिम कार के नीचे आ गई और ड्रैग होते काफ़ी दूर तक गई। इसमें ये स्थिति भी आ रही थी कि ड्राइवर को पता क्यों नहीं चला कि विक्टिम ड्रैग हो रही है। उनकी दलील तो ये थी कि म्यूज़िक काफ़ी लाउड था इसलिए उनको पता नहीं चल पाया, बट वी आर नॉट गोइंग बाय दैट थ्योरी। वी आर एग्जामिनिंग ऑल एस्पेक्ट्स की डेलिबरेटली उन्होंने वहाँ से भागने के चक्कर में विक्टिम को ड्रैग किया,
accordingly we will investigate. सर इंग्लिश में भी तो आप दिल्ली पुलिस के अभी तक ये अधिकारी माना को जाए कि ये सिर्फ एक्सीडेंट ही है। ये आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच जारी है और ये सारा मामला दिल्ली के कंझा वाला इलाके का है और कहा जा रहा है कि सुल्तानपुरी से एक तेज़ रफ्तार कार द्वारा एक लड़की को घसीटा गया। पुलिस कह रही है कि क्या वो जानबूझकर ड्रैग किया गया या फिर अनजाने में हुआ, क्योंकि जो एक्यूज्ड हैं वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक गाड़ी के अंदर बज रहा था, इसलिए उन्हें पता नहीं चल पाया। तो इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है, तमाम एंगल से पुलिस जांच कर रही है, लेकिन पुलिस कह रही है कि घटना के कुछ ही समय के बाद जो जितने भी एक्यूज हैं, जितने भी दोषी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इस पूरे मामले की जांच जारी है। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। अपने व्यस्त कार्यक्रमों के दौरान सबसे पहले नड्डा चंद्रपुर जिले में महाकाली माताजी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद लोकसभा प्रवास योजना के तहत चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी और जनसभाओं की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। शाम को जेपी नड्डा औरंगाबाद जिले में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। बात जीएसटी की। नए साल में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई। दिसंबर 2022 में जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े जारी किए गए हैं। दिसंबर 2022 में जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। दिसंबर 2022 में जीएसटी संग्रह 1,49,000 करोड़ रुपए रहा है। बीते 10 महीनों से लगातार जीएसटी संग्रह 1,40,000 करोड़ से ज्यादा का ही रहा है। अगर नवंबर महीने के जीएसटी संग्रह से तुलना की जाए तो भी इसमें इजाफा हुआ है। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 1,46,000 करोड़ रुपए का था। वहीं साल 2022 में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जीएसटी अप्रैल महीने में 1,68,000 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। वहीं दूसरे नंबर पर अक्टूबर महीने में 1.52 लाख करोड़ रुपए दर्ज की गई थी। और अब बात मोटे अनाज की। नए साल की शुरुआत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और भारतीय दूतावासों की गतिविधियों के साथ शुरू हो गया है। इस दौरान अलग अलग तरीकों से लोगों को मोटे अनाजों के फायदों के बारे में जागरूक किया जाएगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान राज्यों ने जनवरी महीने को मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए फोकस्ड महीने के रूप में चुना है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के जरिए खिलाड़ियों, न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस एक्सपर्ट के साथ मिलकर लोगों को मोटे अनाज के लाभ के बारे में बताया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और भारत सरकार के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। वैश्विक खाद्य संकट से निपटने के लिए मोटे अनाजों को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया। ये भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर उत्साह के साथ मनाया जाएगा। मोटा अनाज G20 देशों की बैठकों का भी एक अभिन्न हिस्सा है और सभी प्रतिनिधियों को मोटे अनाज का भोज कराया जाएगा। किसान, स्टार्टअप और किसान उत्पादक संगठनों के साथ संवाद सत्रों के जरिए मोटे अनाज का अनुभव प्राप्त किया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओपी यादव इस पूरी खबर पर निगाह बनाए हुए हैं। ओपी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 में। आप न्यूज़ रूम से हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने कहा कि साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित करने की बात भारत की सरकार की तरफ से की गई थी। यूएन को रिक्वेस्ट किया गया था। यूएन ने भारत सरकार की इस रिक्वेस्ट को मान लिया और हम 2023 में हैं। आज 2 जनवरी का दिन है और पूरे साल मोटे अनाज वर्ष के तौर पर हम मनाने जा रहे हैं। क्या कुछ खास रहेगा इस दौरान? और खासकर हमने देखा कि हर महीने को, जनवरी महीने को, फरवरी महीने को, साल के 12 महीनों को अलग अलग अंदाज में मनाया जाएगा। क्या कुछ खासियत रहेगी इस वर्ष की और इस मंथ की? जी, मैं बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कृषि क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लगातार काम करते रहे और बीते 8 साल से अधिक का कार्यकाल हम देखते हैं तो केंद्र की नीतियों में छोटे और बड़े जो मझोले किसान हैं उनका विकास लक्ष्य भूमिका में रहता है। और इसी परिणति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जो पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ हैं, जिनका हिस्सा मोटे अनाज सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान से रहे, इसी को बढ़ावा देने के लिए किया गया। और इसी पहल के तहत भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ से इसकी मांग की थी कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाए, मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जाए। तो 5 मार्च 2021 को
तकरीबन 72 देशों के समर्थन के साथ संयुक्त राष्ट्र ने इसको स्वीकृति दी और उसी से इसकी एक बढ़ावा देने की शुरुआत हुई। और ये आज हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल मोटे अनाज बल्कि इनको पोषक अनाज और सुपर स्मार्ट फूड के तौर पर पूरी दुनिया जानने लगी है। अगर बात करें इसकी विस्तार की तो भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों और जो भारत से बाहर दूतावास और मिशन है उनके सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल उसको प्रमोशन करने का काम किया है बल्कि इसकी जो इन खाद्यान्नों की जो पोषकता है, इनकी महत्ता है और इनकी जो उपयोगिता है उसको भी रेखांकित करने का काम किया है। यही वजह है कि G20 देशों के साथ जो हमारे विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनकी थाली तक मोटे अनाज पहुंचे। इनको उत्पादन करने वाले किसान और जो उद्यमी संगठन है उन सब से भी सरकार लगातार इन विदेशी मेहमानों का संवाद करेगी ताकि पोषक अनाजों को किस तरह उगाया जाता है, इनकी उपयोगिता क्या है, भविष्य में इनका महत्व क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में वो जानकारी लें और भविष्य में इनका निर्यात बढ़े। प्रधानमंत्री की सार्थक पहल का असर आप देखेंगे कि बीते 2021-22 में $34.32 मिलियन का हमने मोटे यानी पोषक अनाजों का निर्यात किया और इसमें इसी साल के दौरान तकरीबन 27% की बढ़ोतरी भी देखी गई। तो निश्चित तौर पर इनको बढ़ावा देने से न केवल देश के जो अन्नदाता यानी किसानों को फायदा मिल रहा है बल्कि जो पारंपरिक कृषि करने वाले जो किसान हैं छोटे छोटे उनकी आर्थिक तरक्की सुनिश्चित होने के भी काम हो रहे हैं। और इस मिशन को लगातार एक मिशन बोर्ड पर भारत सरकार आगे बढ़ा रही है। जनवरी से लेकर अगले दिसंबर महीने तक एक रूट मैप बनाकर एक प्लान बनाया गया जिसमें हर राज्य जैसे राजस्थान है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, जो 5-6 राज्य जहाँ पे बम्पर खेती होती है मोटे अनाजों की, पोषक अनाजों की, उनके जो किसान उत्पादक संगठन है, किसान है, उनको जोड़ा जाए और जो विदेशी मेहमान है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उन सबको जोड़कर स्टार्टअप योजना के तहत तकरीबन 64 तरह के ऐसे उत्पाद और पोषक खाद्यान्न इनके मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण के जरिए बनाए गए हैं जो विदेशी मेहमानों की थाली तक पहुंचेंगे। और अलग अलग राज्यों के साथ साथ अलग अलग देशों में दूतावासों के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और तकरीबन 16 विभिन्न तरह के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले होंगे वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के सहयोग से, जहां पर ये पोषक अनाजों की स्टॉल्स लगेगी और विदेशी मेहमानों को उनका स्वाद चखाने का काम होगा। तो निश्चित तौर पर ये विस्तृत कार्य योजना न केवल प्रधानमंत्री की दीर्घकालीन सोच को दर्शाती है बल्कि 2047 का प्रधानमंत्री के नए सपनों का जो भारत है वो ग्रामीण भारत, उसको छोटे और मझोले किसानों को आर्थिक तरक्की दिलाकर किस तरह वैश्विक स्तर पर उदयमान राष्ट्र का निर्माण किया जाए उसकी एक बड़ी संकल्पना भी है। बिल्कुल ओपी, तो आप जिस द्रुत गति से ये सारी जानकारी हमें दे रहे हैं, हम उम्मीद करें कि इसी द्रुत गति से हमारे जो दर्शक हैं और जो उपभोक्ता हैं वो भी मोटे अनाज को अपने दैनिक आहार में शामिल करें। काफ़ी इससे फ़ायदा होगा और इसलिए भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के तौर पर इसे मोटे अनाज के तौर पर घोषित किया। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे डीडी प्रीमियर्स की। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स में आज फिर आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस खास सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की, कुछ खास धारावाहिकों की। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट सरपंच की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि पूजा का किडनैप हो जाता है और चाची इसके बाद बेहोश हो जाती हैं और उधर कीर्ति सरपंच को आखिरी चेतावनी देती है। देखिए, अभी मैंने इन्हें इंजेक्शन तो दे दिया है, इन्हें करीब 2 घंटे में होश आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? जी, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस सदमे के कारण ये बेहोश हो गई है। भारी तो आप पर पड़ेगा। अगर इन सब में आपका हाथ हुआ ना तो पिछली बार तो माफ कर दिया था, लेकिन इस बार माफी तो दूर, माफ करने लायक नहीं छोड़ूंगी। तो क्या होगा इस चेतावनी के बाद, ये जानने के लिए देखिए कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और बाल कृष्ण में आज आप देखेंगे कि बाबा नंद श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर एक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं जिसमें श्री कृष्ण और राधा की चुलबुली नोक-झोंक आप देखेंगे। जिस प्रकार हमारी मित्रता है ना, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी और कान्हा की मित्रता भी होगी। सही कहा रे। यशोदा और रोहिणी बहुत ही भले लोग हैं। किंतु वो कृष्णा भला है या नहीं, इसका निर्णय मैं स्वयं लूंगी। नंदराज, हर वर्ष तो आप कान्हा के जन्म दिवस पर अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं, किंतु इस बार आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? क्या इस बार आप कान्हा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सबको भोज नहीं देंगे? ये प्रतिस्पर्धा तो ये क्षण भर में ही जीत जाएंगे कान्हा। कान्हा, इनको पता नहीं कि
इनके बोलने से पहले तुम पता कर लोगे कि माखन कहाँ है। तो देखना मत भूलिएगा बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और अब बात तेजपुर जनरल स्टोर की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि नमन अपनी मां को बताता है कि वो चिमी से प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। उधर आकाश बहुत दुखी है क्योंकि उसने अपनी मां से पारो के बारे में बहुत बुरा भला कहा। मत जाओ ना। हम इस बारे में बात कर चुके हैं नमन, प्लीज अब वापस से शुरू मत करना। काका काकी जा रहे तो मैं कैसे रुक सकती हूँ यहाँ पे। खैर छोड़ो, मुझे अभी पुराने लैंडलॉर्ड से बात करनी है, शायद कुछ लीज बढ़ जाए। अरे यार तूने इसको अब तक रिप्लाई नहीं किया। दे आर वेटिंग फॉर योर रिवर्ट ब्रो। हाँ, तू ही रिप्लाई कर दे। ठीक है, तू मुझे पॉइंटर्स बता, मैं जॉट डाउन कर लेता हूँ। उस बंगालन के साथ रिश्ता जोड़ने के बारे में सोचा भी कैसे? जवाब दे मुझे। अरे बच्चा है क्या, दिखाई नहीं देता तुझे? किस गटर में डालने जा रहा है खुद को? आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखिए तेजपुर जनरल स्टोर सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो आप उठाइए इन खास धारावाहिकों का आनंद और हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की जेलों में बंद कैदियों की सूची का भी आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान के मुताबिक उसकी कैद में भारत के 705 कैदी हैं, जिसमें 51 नागरिक कैदी और 654 मछुआरे हैं। वहीं भारत की जेल में पाकिस्तान के 339 नागरिक कैदी और 95 मछुआरे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत सरकार ने पाकिस्तान की हिरासत से सिविलियन कैदियों, लापता भारतीय रक्षा कर्मियों और मछुआरों को उनकी नावों सहित जल्द रिहा करने और वापस भेजने का आह्वान किया है। इस संबंध में पाकिस्तान को 631 भारतीय मछुआरों और 2 भारतीय नागरिक कैदियों की रिहाई और प्रत्यर्पण में तेजी लाने के लिए कहा गया है, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है और जिनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि की जा चुकी है। इस बारे में पाकिस्तान को पहले बताया भी जा चुका है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को 30 मछुआरों और पाकिस्तान की हिरासत में मौजूद 22 ऐसे नागरिक कैदियों के लिए तत्काल काउंसलर संपर्क मुहैया कराने को भी कहा है। राजौरी के ऊपरी डांगरी गांव में संदिग्ध विस्फोट में 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल इसी गांव में आतंकियों ने 4 नागरिकों की हत्या कर दी थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बोलेरो और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर हो गई है, जिसमें बोलेरो सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। मृतकों की शिनाख्त कर उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में दरहल के दूर दराज के क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क निर्माण कार्य शुरू होने से लोग खुश नजर आ रहे हैं। स्थानीय ने सड़क निर्माण कार्य पर खुशी जताते हुए कहा कि उन्होंने पहले कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि यहां कभी गाड़ी आएगी और यहां भी रोड बनेगा। ये अच्छा काम हो रहा है। पुणे में चल रहे महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज से मुख्य दौर की शुरुआत होने जा रही है। दक्षिण एशिया के एकमात्र ATP 250 टेनिस इवेंट के मौजूदा संस्करण में पिछले 2 दिन से क्वालिफायर मुकाबले खेले जा रहे थे। मुख्य दौर में एकल में भारत के 4 खिलाड़ियों ने जगह बनाई है। रामकुमार रामनाथन ने रविवार को क्वालिफायर में माटिया बेलुची के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करके मुख्य ड्रॉ में प्रवेश किया। उनके अलावा मुख्य ड्रॉ में मुकुंद शशि कुमार, सुमित नागल और 15 वर्षीय मानस धामने भी खेलते दिखाई देंगे। रोहन बोपन्ना, रामकुमार रामनाथन और अर्जुन काधे महाराष्ट्र ओपन 2023 को युगल स्पर्धा में भी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। धामने आज राउंड ऑफ 32 में भारतीय चुनौती की शुरुआत करेंगे। वहीं सुमित नागल भी आज अपना मैच खेलेंगे। प्रतियोगिता के इस 5वें संस्करण में विश्व के 17वें नंबर के खिलाड़ी मारिन सिलिच खिताब के सबसे बड़े दावेदार होंगे। गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल 2018 के स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज गौरव सोलंकी ने राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंतिम 16 में जगह बना ली है। गौरव ने 60 किलो भार वर्ग में हिमाचल प्रदेश के नवराज चौहान को कड़े संघर्ष में रिव्यू के बाद
5-2 से हरा दिया। वो अब अंतिम 16 में मध्य प्रदेश के हरेंद्र सिंह के खिलाफ खेलेंगे। वहीं राष्ट्रमंडल खेलों में ही 2 बार कांस्य पदक जीतने वाले सेना के मोहम्मद हुसामुद्दीन ने भी जीत के साथ अगले दौर में प्रवेश किया है। 57 भार वर्ग में हुसामुद्दीन ने असम के बुलेन बोरगोहाइन को 5-0 से हराया। वो अगले दौर में मिजोरम के लाल लावामा से भिड़ेंगे। ब्राजील में लुला डी सिल्वा ने तीसरी बार राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। लुला डी सिल्वा ने अक्टूबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में कड़े मुकाबले में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉयर बोल्सोनारो को हरा दिया था। 77 वर्षीय लुला इससे पहले 2003 से 2010 तक ब्राजील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। लुला एक वामपंथी नेता हैं और वो अपने शुरुआती वर्षों में एक ट्रेड यूनियन नेता भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले लुला 1 साल से ज्यादा समय तक भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में थे। हालांकि बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लुला ने संविधान की रक्षा की शपथ लेते हुए अमेज़न रेन फॉरेस्ट के संरक्षण और बढ़ती असमानता जैसे मुद्दों पर काम करने की बात कही है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आगे आप देख सकते हैं समाचार हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी के साथ, जो कि स्टूडियो में इस वक्त पहुंच चुके हैं। नमस्कार।